हादसे के बाद मेरे देवर की आंखों की रोशनी चली गई, इसलिए अब उसके सारे काम मैं ही करती थी। पति जैसे ही काम पर जाता तो मैं किचन में काम करने में व्यस्त हो जाती थी। मेरे देवर ने मुझे आवाज़ दी। मुझे पहले ही बहुत सारे काम थे, ऊपर से देवर की आवाज़ की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। हर रोज़ जिस वक्त वह उठता था मुझे उसके सारे काम करने पड़ते थे, इसलिए हर हाल में मुझे उसके कमरे में जाना ही था, भले घर के लाख काम मेरे लिए पड़ी डीढ़े हों। मैं घर में अकेली औरत थी, इसलिए घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मगर मजाल है जो मेरा देवर मुझे कोई काम सही तरह से करने देता। वह मुझे लगातार आवाज़ें दे रहा था, इसलिए अब मैं गुस्से से अपने देवर के कमरे में गई। घर के कामों के साथ साथ मुझे अपने देवर के काम भी करने पड़ते थे। उसका हर काम मैं अपने हाथों से करती थी। घर में पति और उसके भाई के अलावा कोई भी तीसरा सदस्य मौजूद नहीं था, इसलिए देवर के आंखों की रोशनी न होने की वजह से पूरे घर में लापरवाही से घूमती थी। गहरे गले वाले कपड़े पहनती थी और सर पर दुपट्टा भी नहीं लेती थी। मैं अपने देवर के कमरे में बिना दुपट्टे के ही चली जाती थी। मैंने सोचा कि वह तो अंधा है, वह कौन सा मुझे देख सकता है। इस बार भी मैं बिना दुपट्टे के देवर के कमरे में गई और जल्दी से उसके काम करने लगी, ताकि फिर यहाँ से फारिग होकर मैं अपने घर के काम कर सकूं। मैं अपने ही ख्यालों में गुम जब अपने देवर के करीब गई थी, उसी दौरान उसने हाथ हवा में ब्लंट किया तो मेरे शरीर के विशिष्ट हिस्से को स्पर्श हुआ। मैं एकदम करंट खाकर उससे दूर हो गई और वह भी मुझसे कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ खाड़ी हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और फौरन से अपने कमरे में आ गई। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वह तो अंधा है, उसको क्या खबर कि मैं कहाँ खड्डी हूँ। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं फिर देवर के कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि फटाफट जाकर देवर के सारे काम कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारे घर में मेहमान आने वाले थे। इसीलिए मैंने सोचा कि उनके आने से पहले ही मैं साफ सुथरी होकर रेडी हो जाऊंगी। खैर, ये तो अब मेरी रोज की ड्यूटी में शामिल हो चुका था कि मैं घर के काम भी करती थी और अपने देवर के भी काम करती थी। जिस दिन जरा सी भी देर हो जाती तो मेरा देवर आवाजें दे देकर मेरे कान पका देता, और जब तक मैं सारे काम छोड़कर उसके काम न करती थी तब तक वह मुझे भाभी भाभी बुलाता रहता। इसी सिलसिले में कभी कभी उसका हाथ मेरे शरीर को छू जाता, जो कि गलती से होता था, इसलिए मैंने कभी इस पर इतना गौर नहीं किया था और यही सोचकर अपने ख्याल को झटक देती कि वह तो बेचारा अंधा है, उसको क्या पता मैं कहाँ खड़ी हूँ और कहाँ नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा देवर यह गलती रोज रोज करने लगा था, लेकिन मैंने कभी भी अपने पति से यह बात नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करेगा। एक दिन ऐसे ही मैं देवर के काम करने के लिए उसके कमरे में गई। मैं जैसे ही उसके बेड के नजदीक पानी का गिलास रखने लगी तो उसने उसी तरह मुझे हाथ मारा। वह सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे शरीर के विशिष्ट हिस्से स्पष्ट होने लगे। फिर मेरे देवर ने मुझे पकड़ डीच लिया और पूरे 6 घंटे मैं एक सेंटर में पैदा हुई थी। मुझे कोई खबर नहीं कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपना बचपन सेंटर में गुजारा। मैंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में देखी। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 12 साल थी। मुझे मेरी माँ का कुछ नहीं पता था। मेरे लाड उठाने वाला कोई भी नहीं था। जब मैं दूसरे बच्चों को देखती तो मेरा दिल आहें भरता था। मेरा भी दिल करता था कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े दाढ़े पहनूं और दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाऊं और खेलूं कूदूं, लेकिन मैंने सारी जिंदगी के अलावा कुछ नहीं देखा था। बेशक माँ बाप जैसा कोई नहीं होता। फिर एक दिन एक साहब अपनी पत्नी के साथ आए और सबके सामने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ ले गए। मैं इसी गलतफहमी में थी कि मुझे नए माँ बाप मिल गए हैं, अब मेरी सारी दूर हो जाएंगी। मगर घर में लाकर उन्होंने मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया। वह मुझसे घर के सारे काम करवाते थे और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते थे और अपने बच्चों के पुराने कपड़े। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, मगर तुम यहाँ सिर्फ हमारे घर के काम करोगी। मुझे उन पर बहुत हैरानी हो रही थी कि वहाँ सेंटर से मुझे यह करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन घर में उन्होंने मुझे मुफ्त की नौकरानी रख लिया था और उनके बच्चे भी थे। यह अमीर लोगों के घर में मुफ्त की नौकरानी रखने का नया तरीका था। अक्सर उनके रिश्तेदार आकर पूछते थे कि यह बच्ची कौन है, लेकिन ये यही बताते थे कि इसके माँ बाप इसे यहाँ छोड़कर हमारे पास गए हैं, हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं और इसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मेरी जिंदगी और ज्यादा अजाब हो चुकी थी। वहाँ सेंटर में रहकर मैं दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल गई थी और वहाँ पर मेरी दोस्त भी थी, लेकिन यहाँ पर मैं सर्वेंट क्वार्टर के कमरे तक सीमित होकर रह गई थी। मालिक के घर में मुझे तभी जाने की इजाजत होती थी जब उन्होंने मुझसे सफाई करवानी होती थी। वह मुझे अपने बच्चों से भी नहीं बात करने देते थे और अपने बच्चों को कहा करते थे कि गरीबों से दोस्ती नहीं करते। इस घर में आकर मेरा बहुत शोषण हो रहा था। मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। मुझे फालतू की तरह कोने में फेंक दिया गया था। फिर एक दिन मालिक के रिश्तेदार आए और कहने लगे, ये बच्ची बहुत मासूम है, इसे किसी स्कूल में दाखिल करवा दो, बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। मालिक के दिल में शायद रहम आ गया और उसने मुझे एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं स्कूल में खूब दिल लगाकर पढ़ती थी
साल के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैंने मालिक के बच्चों से भी ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। तो मालकिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी कि हमारे बच्चों को नीचा यह कैसे दिखा सकती है। एक नौकरानी के हमारे बच्चों से ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं। हमारे बच्चे महंगे स्कूलों में जाते हैं और ट्यूशन भी पढ़ते हैं। हम इतनी भारी उनकी फीसें अदा करते हैं और ये सिर्फ स्कूल जाती है और वह भी सरकारी। फिर भी इसके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं। मालकिन ने मुझ पर बहुत गुस्सा निकाला। उसने मुझसे घर के सारे काम करवाए, जानबूझकर कोई ना कोई काम ढूंढ कर ले आती और मुंह मासूम जान से करवाती। पूरा दिन उसने मुझे भूखा रखा और उसने यहाँ तक कोशिश की कि वह मेरा स्कूल जाना ही बंद करवा दे। लेकिन फिर अगर उनके रिश्तेदार पूछते तो वह उनको क्या जवाब देते। इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से नहीं हटाया, लेकिन अब मेरे काम बढ़ा दिए थे। मैं जब भी स्कूल से वापस आती तो वह मेरे लिए इतने काम इकट्ठे करके रख देती कि मुझे पढ़ने की फुर्सत न मिलती। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो उनके बच्चों से मेरे नंबर भी कम आएंगे और मैं फेल हो जाऊंगी, जिसके बाद वह मुझे स्कूल से हटा लेंगी और इस तरह उन्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। मैं जैसे ही स्कूल से आती तो मालकिन जितने भी काम मेरे सामने रखती, मैं फौरन से सारे काम कर देती। मुझे खाने तक का होश नहीं था। सारे काम करके जब मैं क्वार्टर में वापस जाती तो सबसे पहले जाकर स्कूल का सबक याद करती और फिर रात को खाना खाकर सोती। मालकिन को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं रात को देर रात तक जाकर पढ़ती हूँ और वह इसी इंतजार में थी कि कब मैं फेल होती हूँ और वह मुझे घर में बिठा लेंगी और अगर कोई पूछे तो ये कह देंगे कि ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमने स्कूल छुड़वा दिया है। लेकिन जब हमारे पेपर करीब आए तो मैंने पूरी पूरी रात जागकर पढ़ाई की और इस दफ़ा मेरे पहले से भी ज़्यादा नंबर आए। इलाके भर में मैंने टॉप किया था और मालकिन के बच्चे बमुश्किल पास हुए थे। मालिक के सारे रिश्तेदार हमारे घर आए और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे कि एक काम करने वाली नौकरानी इतनी लायक और काबिल कैसे हो सकती है। वह अपने बच्चों को ये कह रहे थे कि बेटा इसकी तरह मेहनत करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन मालकिन के बच्चे मुझे देखकर ही हसद करने लगे और मालकिन की नफरत मेरे लिए मजीद बढ़ गई थी। मालकिन बिल्कुल आग बबूला हो चुकी थी। उसने मेरे ऊपर और ज्यादा कामों का बोझ डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं हर साल इसी तरह पास होती रही और मैंने 10वीं तक शिक्षा हासिल कर ली, लेकिन उनके बच्चे फेल होते रहे। इस बात में मेरा कसूर नहीं था। मैं तो मालकिन के बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती थी और उनके साथ मिलकर पढ़ना चाहती थी और पढ़ाई में उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन मालकिन तो मुझे उनसे बात तक नहीं करने देती थी। वह मुझे नीची जाति का समझती थी। उनके फेल होने में मेरा कोई हाथ नहीं था और मेरा रिजल्ट अच्छा आने में भगवान की मर्जी थी। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन मालकिन के बच्चे सारा दिन टीवी देखते रहते या फिर मोबाइल पर टिकटॉक देखते रहते, जिसकी वजह से वह फेल हो जाते। लेकिन मालकिन इन सब का जिम्मेदार मुझे ही ठहराती और मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म करती। मैं आगे भी मजीद पढ़ना चाहती थी और मेरा इरादा कॉलेज में दाखिला लेने का था, लेकिन मालकिन ने बीमार होने का बहाना बना लिया। सारा दिन मुझसे अपनी खिदमत करवाती और मुझे घर से बाहर न जाने देती। इसी वजह से मैं कॉलेज दाखिला लेने के लिए बाहर न जा सकी और मेरा सारा वक्त जाया हो गया और मेरी पढ़ाई वहीं पर रुक गई। खैर, मेरे लिए यह भी गनीमत था कि मैंने इतनी गरीबी में रहकर भी 10 क्लासें पास कर ली थीं। यूं ही वक्त गुजरा और हम जवान हो गए। अब मालकिन अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने लगी। मालकिन का एक बेटा मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन मालकिन के बेटे ने मालकिन से कहा, मालकिन, मुझे करिश्मा बहुत प्यारी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मालकिन ने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुम एक नीची जाति की नौकरानी से शादी करने की बात कैसे कर सकते हो। यकीनन उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा ताकि वह हमारी दौलत और इस घर पर कब्जा कर सके और जिस घर में वह नौकरानी है उस घर की मालकिन बन जाए। मालकिन ने मुझे पास बुलाया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। मालकिन मुझसे कहने लगी कि तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेटे पर आंख रखते हुए। लेकिन मुझे किसी बात की खबर नहीं थी। मैं कस्में खाने लगी कि मालकिन मुझे किसी बात की खबर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मालकिन ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रोने लगी। मैं यह सोचने लगी कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है। मालकिन ने घर के अंदर मेरा दाखिला बंद कर दिया। शाम को जब मालिक आए तो मालकिन ने उनके कान भी भर दिए। मालिक ने भी खूब मेरी बेइज्जती की और कहने लगे कि मैं उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया था। यह सुनकर मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं उनसे कहने लगी, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आप मुझे वहां से लेकर आए थे, आप मुझे वहां से गोद लेने के बहाने लेकर आए। सारी जिंदगी मेरे दिल में यही रहा कि मेरे भी माँ बाप होंगे, मेरे भी बहन भाई होंगे। जब आप मुझे वहां से लेकर आए तो मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि मुझे माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर लाकर नौकरानी बना लिया। आपने सेंटर वालों से भी झूठ बोला और मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म किए। छोटी सी उम्र में मुझसे इतने ज्यादा काम लिए कि मैं बीमारी में भी काम करती रही। मुझे खाने पीने का भी कोई होश नहीं था। आपने कभी मुझे अपने बच्चों से बात तक नहीं करने दी।
मैं उन्हें अपना बहन भाई समझने लगी थी, लेकिन आपने मुझे उनसे दूर रखा। मैं स्कूल जाने लगी। आपके बच्चों के नंबर मुझसे ज्यादा नहीं आए तो आपने उसका कसूरवार मुझे ही ठहरा दिया। इस घर में कुछ भी गलत होता तो उसका कसूरवार मुझे ही ठहराया जाता था। फिर आपने मेरा स्कूल बंद करवा दिया। मुझे कभी कपड़े नहीं लेकर दिए। आप हमेशा मुझे अपनी बेटियों के उतरे हुए कपड़े ही पहनाते थे। लोग नौकरों को तनख्वाह पर रखते हैं, लेकिन आपने कभी मुझे तनख्वाह नहीं दी। पिछले 8 साल से मैं आपके घर में नौकरानी की हैसियत से रह रही हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वह भी सरकारी था, वहाँ भी कोई फीस नहीं थी। उसके बाद आपने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। इन 8-10 सालों में आपने मुझे दिया ही क्या है सिवाय तानों, गालियों और मारधाड़ के। आज आपके बेटे ने रिश्ते की बात की और मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिसकी मुझे खबर तक नहीं, और आज आप उसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहरा रहे हैं। आपने मुझे क्या दिया है सिवाय एक छत के? इसके बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक को मुझ पर रहम आ गया और वह मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन मालिक भी बेबस था। उसकी घर में एक नहीं चलती थी। सारी प्रॉपर्टी, कारोबार मालकिन धोखे से अपने नाम करवा चुकी थी, इसलिए मालिक कुछ नहीं कर सकता था। वह भी अपनी पत्नी के आगे बेबस था। इसके बाद मालकिन ने एक और नौकरानी को रख लिया और मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन मालिक ने इसरार किया। वह अपनी पत्नी से कहने लगे, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं आज सिर्फ तुमसे एक मुतालबा कर रहा हूँ कि इस बच्ची को मैं ही इस घर में लेकर आया था, इसलिए इसकी शादी इसी घर से होनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम अपने बेटे से इसकी शादी नहीं करोगी, लेकिन इसकी शादी कहीं और तो हो ही सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह यहीं से ब्याह कर दूसरे घर जाए। मालकिन ने मालिक की यह बात मान ली। मालिक ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश किया और बिना किसी झगड़े और फसाद के मुझे इस घर से रुखसत कर दिया। मैंने जब ससुराल में कदम रखा तो वहां पर पति और उसके अंधे भाई के अलावा घर में कोई नहीं था। मैंने अपनी पहली जिंदगी इतने में गुजारी थी। इस घर में मैं अकेली ही औरत थी, इसलिए मैंने पहले दिन से ही घर के सारे काम संभाल ली। मुझे कामों से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी काम ही किया था, और वह भी बिना किसी सिला के। मैंने ठान ली थी कि इस घर को बनाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, इसलिए मैंने इस घर का हर काम किया। पति की भी खिदमत की और अंधे देवर का भी सहारा बनी। मेरे पति ने जब मुझे खुद ही घर के सारे काम संभालते हुए देखा तो वह मुझसे बहुत खुश हुए और कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार निकलोगी। पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जिंदगी में पहली बार कामों पर मेरी किसी ने तारीफ की थी। मैंने सोचा कि मैं और ज्यादा दिल लगाकर काम करूंगी। मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था और मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो रही थीं। मेरे पति की नौकरी अच्छी थी और वह जो भी कमाते लाकर मेरे हाथ पर रख देते। यहाँ पर मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। मुझे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, अच्छा खाना मिल रहा था। मैं तैयार भी होती और मेकअप के लिए पार्लर भी जाया करती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं था। इस घर में आकर ही तो मुझे सुकून मिला था। एक जहन्नुम से मेरी जान छूटी थी, इसलिए मैं सारे काम खुश उसलूबी से कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ मुझे एक काम से मुश्किल पेश आती थी, और वह थी अपने अंधे देवर को संभालना। मैं हर रोज उसके सारे काम करती थी। एक दिन यूं ही मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे गलती से छू दिया। उसके बाद वह शर्मिंदा होकर कहने लगा, भाभी मुझे माफ कर दें, मुझे पता नहीं था कि आप वहां खड़ी हैं। लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा गई और वहां कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि मेरा देवर अंधा है, शायद गलती से ऐसे हो गया होगा, लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा। मेरे देवर ने 2-4 बार ऐसी गलती की तो मुझे डर लगने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा देवर जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मैं अपने पति को कैसे बताती कि उनका भाई मेरे साथ क्या कर रहा है। उनकी नज़र में तो उनके भाई से ज्यादा शरीफ कोई नहीं था, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। मैं कोई बात नहीं कर सकती थी। मेरा तो पीछे कोई घर भी नहीं था जो मैं यहाँ से नाराज होकर अपने घर जा सकती, इसलिए यह सब बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन इतवार को मैं अपने देवर के कमरे में खाना देने गई। मैं उसको सहारा देकर उठाने लगी कि उसने मुझे बिस्तर पर खींच लिया। मैं उसकी इस हरकत पर डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझती या अपने पति को पुकारती, मेरे देवर ने हदें पार कर दी और मेरी इज्जत को तार तार कर डाला। मैं जब वहां लुटी पिटी अपने कमरे में आई तो मेरा पति वहां पर मौजूद था। आज संडे का दिन था, इसलिए उसे छुट्टी थी। मुझे इस हालत में देखकर वह कहने लगा, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। उन्होंने मुझे ही बुरा भला कहा और कहने लगे कि न जाने शादी से पहले तुम्हारे किसके साथ ताल्लुकात थे और अब मेरे भाई का अंधेपन से फायदा उठाकर ये सब हरकतें कर रही हो। मैंने अपने पति को बहुत बताया और अपने हक में बहुत सफाइयां दी, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी। मैंने अपने पति को बहुत सफाइयां दी और उनको बहुत बताने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह कुछ सुनते, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने पति की बहुत मिन्नतें की, मगर उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती चिल्लाती रही, मगर उस पर कोई असर न हुआ। उसके बाद मैं वापस मालकिन के घर गई। वहां पर जाकर मुझे पता चला कि मालिक की मौत हो चुकी है। मालिक जिंदा होते तो शायद मुझे वह आज फिर नौकरानी रख लेते।
मालकिन ने मुझे देखते ही घर से निकाल दिया और कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। आज मैं फिर से बेसहारा होकर वापस सेंटर में आ चुकी हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं लावारिस हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी में गुजारी है। तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब मैं अपनी बकिया जिंदगी जिल्लत के साथ गुजारने पर मजबूर हूँ। मैं बेकसूर होकर भी रुस्वा हो गई। सच ही कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दुख भरी कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।